आज का एडिटोरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लिया गया है, बायोफ्यूल्स एंड 3 ES। दिस आर्टिकल is based on how biofuels can double the farm incomes, which was published in the Hindustan Times on 28 December 2020. It talks about the role of biofuels in enabling economic, environmental, and energy security. As India moves toward more sustainable energy consumption, the country faces the unique challenge of fusing together different needs, cutting dependence on imports, greening the grid while ensuring affordability, replacing old forms of energy production while boosting employment, and the increasing of the human and the economic capital of the people. जैव ईंधन संभावनाएं और चुनौतियां इसका संदर्भ है भारत जैसे जैसे स्थायी ऊर्जा संसाधनों की ओर बढ़ रहा है, इसके लिए अपनी अपनी अलग अलग जरूरतों के बीच समन्वय स्थापित करना एक चुनौती बनती जा रही है। इन चुनौतियों में ऊर्जा आयात पर निर्भरता को कम करना, विद्युत की वहनीयता को बनाए रखते हुए ग्रिडों को हरित ऊर्जा से जोड़ना, रोजगार के अवसरों को बढ़ाते हुए ऊर्जा उत्पादन करने के पुराने तरीकों को बदलना आदि शामिल है। In this context, biofuels, just like ethanol, compressed biogas, and biodiesel, have become a tool for achieving this delicate balance of outcomes. Apart from biofuels, helping in reduction of import dependency on crude oil and a cleaner environment, it will help in generating additional income for farmers and create rural jobs. इस संदर्भ में जैव ईंधन जैसे इथेनॉल, संपीड़ित जैव गैस और बायोडीजल इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण उपकरण बनकर उभरा है। जैव ईंधन तेल आयात पर निर्भरता और पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के साथ ही किसानों को अतिरिक्त आय प्रदान करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में सहायक हो सकता है। Economic security and biofuels helping sugar industry. The primary raw material for ethanol production is in India is sugarcane and its byproducts, accounting for more than 90% of fuel ethanol supplies under the ethanol blended petrol EBP program. This program injects liquidity into the stressed sugar sector and provides the alternative revenue stream to farmers. आर्थिक सुरक्षा और जैव ईंधन। पहला, चीनी उद्योग के लिए सहायक। भारत में इथेनॉल उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रमुख कच्चा माल गन्ना और इसके उप उत्पाद हैं, जो इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के तहत 90% तेल उत्पादन के लिए उत्तरदायी है। यह कार्यक्रम आर्थिक दबाव झेल रहे चीनी उद्योग में तरलता बढ़ाने के साथ किसानों को आय का एक वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराता है। दूसरा है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर मार्केट्स। द रिसेंट डिसीजन टू यूटिलाइज सरप्लस राइस अवेलेबल विद द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड मेज एज एन एडिशनल सोर्स ऑफ फीड स्टॉक फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन would mean that farmers will now have an alternate market for their produce. दूसरा है बंजर भूमि कृषि बाजारों का विविधीकरण। भारतीय खाद्य निगम के तहत भंडारित अधिविशेष चावल और मक्के को इथेनॉल उत्पादन हेतु प्रयोग किए जाने के हालिया निर्णय का अर्थ है कि इससे किसानों को अपने उत्पाद के लिए एक वैकल्पिक बाजार भी मिल सकेगा। अगला है इनकम फ्रॉम barren lands. With regards biodiesel, the national policy on biofuels in 2018 targets 5% blending of biodiesel in a diesel by 2030. The policy encourages setting up of supply chain mechanisms for biodiesel production from non-edible oilseeds, used cooking oil, and short gestation crops. These crops can be easily cultivated in various states on land that is barren or not fit for edible crops, thus boosting farm income.
अगला है बंजर भूमि से आय। जैव ईंधन के संदर्भ में राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 के तहत वर्ष 2030 तक पारंपरिक डीजल में 5% जैव ईंधन मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है। यह नीति गैर खाद्य तिलहनों, प्रयुक्त कुकिंग ऑयल और लघु अवधि वाली फसलों से बायोडीजल उत्पादन के लिए आपूर्ति श्रृंखला तंत्र की स्थापना को प्रोत्साहित करती है। इन फसलों को विभिन्न राज्यों के उन क्षेत्रों में भी आसानी से उगाया जा सकता है जो या तो बंजर हैं या खाद्य फसलों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। इस प्रकार जैव ईंधन के लिए चिन्हित फसलों का उत्पादन कृषि आय को बढ़ावा देना ही है। Environmental security and biofuels, reduction air pollution. The Sustainable Alternative Towards Affordable Transportation STAT scheme, launched in October 2018, aims to establish an ecosystem for production of compressed biogas CBG from various waste biomass sources in the country. Many of the proposed plants under STAT scheme will use crop residue such as paddy straw and biomass as feedstock for the production of CBG, especially in Haryana, Punjab and Uttar Pradesh. पर्यावरण सुरक्षा और जैव ईंधन। वायु प्रदूषण को कम करना देश के विभिन्न अपशिष्ट बायोमास स्रोतों से संपीड़ित जैव गैस कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी उत्पादन के लिए एक पारिस्थितिक तंत्र स्थापित करने हेतु अक्टूबर 2018 में किफ़ायती परिवहन के लिए टिकाऊ विकल्प या सतत सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन SATAT नामक योजना की शुरुआत की गई थी। सतत योजना के तहत प्रस्तावित संयंत्रों विशेषकर हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में संपीड़ित जैव गैस के उत्पादन के कच्चे माल के रूप में फसलों के अवशेष जैसे धान का पुआल और बायोमास का उपयोग किया गया है। The SATAT scheme will not only stretch greenhouse gas emission but will reduce the burning of agricultural residue, which results in the significant air pollution in the cities like Delhi. One of the bioproducts of CBG plants is biomanure, which can be used in farming. Also, this will generate employment in rural and waste matter management sectors and boost income for farmers from their unutilized organic waste. सतत योजना न सिर्फ ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को रोकने में सहायक होगी, बल्कि यह कृषि क्षेत्र में फसलों के अवशेषों जैसे पराली आदि को जलाने की घटनाओं को कम करने में सहायक होगी, जो कि दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण की वृद्धि का एक प्रमुख कारण है। संपीड़ित जैव गैस संयंत्रों से निकलने वाले उत्पादों में से एक जैव खाद है, जिसका उपयोग खेती में किया जा सकता है। इससे अतिरिक्त यह ग्रामीण और अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का विकास करने के साथ किसानों के अनुपयोगी जैव कचरे के सदुपयोग के माध्यम से उनकी आय में वृद्धि करने में सहायक होगा। एनर्जी सिक्योरिटी एंड बायोफ्यूल्स, रिडक्शन इन ऑयल इंपोर्ट्स। पहला, इंडिया करेंटली इंपोर्ट्स अबाउट 84% ऑफ इट्स ऑयल एंड 56% ऑफ गैस नीड्स. Substituting some of the fuel with biofuels will help cut import dependence. Currently, the aim is to achieve 10% ethanol blending in petrol by 2020 and 20% blending by 2030, something that will cut down carbon emissions in vehicles. ऊर्जा सुरक्षा और जैव ईंधन। तेल आयात में कमी। वर्तमान में भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए देश में खनिज तेल और गैस की कुल मांग का क्रमशः 84% तथा 56% अन्य देशों से आयात करता है। खनिज तेल की कुछ मात्रा को जैव ईंधन से प्रतिस्थापित कर आयात पर निर्भरता को कम करने में सहायता प्राप्त होगी। वर्तमान में पेट्रोल में इथेनॉल सम्मिश्रण वर्ष 2022 तक 10% और वर्ष 2030 तक 20% करने का लक्ष्य रखा गया है, जो वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने में सहायक होगा। दूसरा, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। In contrast to fossil fuels, which are exhaustible resources,
Biofuels are produced from renewable feedstocks, thus their production and use could, in theory, be sustained indefinitely. ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत खनिज तेल, जो कि एक क्षयशील संसाधन है, के विपरीत जैव ईंधन का उत्पादन अक्षय स्रोतों से किया जाता है। ऐसे में सैद्धांतिक रूप से जैव ईंधन के उत्पादन और इसके उपयोग को अनंत काल तक स्थायी रूप से जारी रखा जा सकता है। अब देखते हैं कि इसमें जो चुनौतियां हैं वो क्या-क्या हैं। पहला, इश्यूज ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड हायर फूड प्राइसेस. Biofuel feedstocks include many crops that would otherwise be used for human consumption directly or indirectly as animal feed. Diverting these crops to biofuels may lead to more land area devoted to agriculture, increased use of polluting inputs, and higher food prices. इसमें चुनौतियां हैं। पहला, खाद्य सुरक्षा और खाद्य पदार्थों के मूल्य में वृद्धि। जैव ईंधन उत्पादन में कच्चे माल के रूप में अधिकांशतः कई ऐसी फसलों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप जैसे मानव आहार या प्रत्यक्ष रूप जैसे पशु आहार के रूप से दैनिक जीवन में उपयोग किया जाता है। इन फसलों का प्रयोग जैव ईंधन के लिए किए जाने से कृषि भूमि के क्षेत्रफल और इन फसलों के उत्पादन को बढ़ाने हेतु प्रदूषणकारी कीटनाशकों तथा उर्वरकों के प्रयोग में वृद्धि होगी। इसके साथ ही ऐसे कृषि उत्पादकों की मांग बढ़ने के कारण खाद्य पदार्थों के मूल्य में भी वृद्धि हो सकती है। दूसरा है टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशन. There are other problems associated with biofuel uses, such as automotive engine compatibility in long-term operation and also food security issues that stem from biofuel production from food-grade oilseeds, diversion of forest into agricultural lands. Biofuel feedstocks are grown on land cleared from tropical forests. These changes on land use patterns may increase GHG emissions by releasing terrestrial carbon stocks to the atmosphere. तकनीकी सीमाएं. जैव ईंधन के प्रयोग में कई अन्य प्रकार की तकनीकी सीमाएं भी जुड़ी हैं, जैसे लंबे समय तक संचालन के लिए वाहन के इंजन की क्षमता आदि। वनोन्मूलन और कृषि में वृद्धि. जैव ईंधन के उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल के रूप में प्रयोग किए जाने वाली फसलों को उष्णकटिबंधीय जंगलों से साफ की गई भूमि पर उगाया जाता है। भूमि उपयोग के पैटर्न में इस प्रकार का बदलाव स्थलीय कार्बन स्टॉक को वातावरण में मुक्त कर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को बढ़ा सकता है। वे फॉरवर्ड देखते हैं। कोलैबोरेटिव एफर्ट. द ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल ऑफ बायोफ्यूल्स कैन बी रियलाइज्ड ओनली थ्रू द पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स, टीचर्स, साइंटिस्ट, एंटरप्रेन्योर्स एंड द पीपल. Swift clearance to biorefiners. In order to reap the benefits from SATAT scheme, there must be swift clearance given to the biorefiners. In this context, the launches of the proactive and responsive facilitation by interactive and various environmental single window hub Parivesh, a web portal for speedy environment clearance of projects, is a step in the right direction. सहयोगात्मक प्रयास. जैव ईंधन की व्यापक बदलावकारी क्षमता का सदुपयोग केवल छात्रों, अध्यापकों, वैज्ञानिकों, उद्यमियों और अन्य हितधारकों के साझा सहयोग के माध्यम से ही किया जा सकता है। जैव रिफाइनरों को मंजूरी देने में तेजी. सतत योजना का पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए जैव रिफाइनरों की स्थापना हेतु आवश्यक सरकारी मंजूरी की प्रक्रिया को आसान और तेज बनाना बहुत ही आवश्यक है। इस संदर्भ में परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी देने के लिए परिवेश पोर्टल की स्थापना एक सकारात्मक कदम है। अब देखते हैं टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन. Dedicated to biodiesel engine is the ultimate solution for commercializing biodiesel. In this context, India can learn from Brazil as it successfully boosted its bioethanol marketing by introducing flexible fuel vehicles FFV, which have a dedicated engine for both ethanol and gasoline. Apart from this,
there is a need to invest in research and development of the second and third generation of biofuel. तकनीकी हस्तक्षेप बायोडीजल के व्यवसायीकरण के लिए डेडिकेटेड बायोडीजल इंजन की विकास को बढ़ावा देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में भारत को ब्राज़ील से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि उसने लचीले ईंधन वाले वाहनों के विकास में वृद्धि कर अपने जैव इथेनॉल विपणन को सफलतापूर्वक बढ़ाया। इन वाहनों में इथेनॉल और गैसोलीन दोनों के लिए एक डेडिकेटेड इंजन होता है। इसके अलावा जैव ईंधन की दूसरी और तीसरी पीढ़ी के अनुसंधान और विकास में निवेश किए जाने की भी आवश्यकता है। निष्कर्ष देखते हैं। इसका कंक्लूजन है, द कंपोनेंट्स ऑफ अ बायोफ्यूल सप्लाई चेन क्रिएट अ सर्कुलर रूरल इकोनॉमी दैट रिजल्ट्स इन सस्टेनेबल एनवायरमेंटल, सोशियो इकोनॉमिक एंड हेल्थ बेनिफिट्स फॉर कम्युनिटीज। जैव ईंधन आपूर्ति श्रृंखला समुदायों के लिए व्यापक पर्यावरणीय, सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य लाभ उपलब्ध करा सकती है। इस कथन के संदर्भ में भारत में जैव ईंधन का उत्पादन बढ़ाए जाने से जुड़ी संभावनाओं और इसकी चुनौतियों पर चर्चा करना चाहिए।